बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हम रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 20 के जो रेडिएशन डिटेक्टर्स है कि रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन डिटेक्टर्स क्या होते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा एक होता है, तो सबसे पहले जो आपके पास डिवाइस दिया हुआ है बेटा, ये हमारे पास है रेडिएशन डिटेक्टर्स बेटा। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं बेटा, उनको आज हम पढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, जितनी भी रेडिएशन होती है वो आयोनाइजेशन पैदा करती है, आयन बनाती है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अल्फा है, बीटा है, गामा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। जितनी भी रेडिएशन है वो सब की सब रेडिएशन जो होती है वो आयोनाइजेशन पावर रखती है। किसी में आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होता है, किसी में आयोनाइजेशन पावर कम होता है। बहरहाल हर रेडिएशन जो होती है वो हमेशा आयन पैदा करती है जब वो किसी भी गैस से गुजरती है, और इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो डिटेक्टर्स का जो बुनियादी प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि हर रेडिएशन जो होती है वो आयोनाइजेशन करती है, और आयोनाइजेशन जो होती है उसको डिटेक्ट करके रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है। अल्फा है, उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती है, बीटा है उसकी कम होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कम होती है, गामा की कम होती है। तो हर एक की डिफरेंट आयोनाइजेशन होती है। तो उस आयोनाइजेशन को हम मेयर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई रेडिएशन है तो हम ये मेयर करेंगे कि वो रेडिएशन कितनी आयोनाइजेशन कर रही है। अगर ज्यादा आयोनाइजेशन कर रही है तो अल्फा है, अगर कम कर रही है तो बीटा। हर एक का अपना एक पैरामीटर होता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये रेडिएशन जो होती है वो कितनी आयन जो है वो आयोनाइजेशन करती है या कौन सी रेडिएशन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो एक डिवाइस दिया हुआ है वो है विल्सन क्लाउड चेंबर बेटा। विल्सन क्लाउड चेंबर एक मल्टीपर्पस डिवाइस होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप मालूम कर सकते हैं इस डिवाइस को इस्तेमाल करके। इस डिवाइस के अंदर रेडिएशन डिटेक्ट होती है। पहला काम जो ये डिवाइस करता है वो रेडिएशन को डिटेक्ट करके देता है कि यहाँ पे कोई रेडिएशन है भी या नहीं है। पहला ये हमें डिटेक्ट करके देता है। दूसरी, उस रेडिएशन की नेचर भी बताता है कि ये कौन सी रेडिएशन है, अल्फा है, बीटा या गामा है, ये भी पता करके देता है। तीसरा, उसका मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन भी बताता है कि ये अट्रैक्शन से आयन बना रहा है, रिपल्शन से आयन बना रहा है, डायरेक्ट बुलियन से आयन बना रहा है। चौथी, ये उस रेडिएशन का चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड कर सकता है। तो ये एक मल्टीपर्पस डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको रेडिएशन का रास्ता भी पता करके दे सकता है कि इस रास्ते से रेडिएशन गुजरी है, पाथ को विजिबल करके देता है। और कोई भी डिटेक्टर जो होता है, जो इस बुक में हम पढ़ेंगे, कोई भी डिटेक्टर रेडिएशन के पाथ को विजिबल नहीं करता। विल्सन क्लाउड चेंबर वो डिवाइस है जो रेडिएशन के पाथ को विजिबल करता है। ठीक है, जो हमारे बुक के अंदर 3 डिवाइसेस दिए गए उनमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है वो विल्सन क्लाउड चेंबर है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो डिवाइस होता है ये मल्टी पर्पस डिवाइस है, मल्टीपर्पस डिवाइस which can
ये क्या कर सकता है बेटा, एक ये कर सकता है कैन डिटेक्ट रेडिएशन। ठीक है, ये रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फाइंड नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन। ये नेचर ऑफ रेडिएशन भी बता सकता है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। और ये फाइंड मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मैकेनिज्म भी बता सकता है। और फाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ रेडिएशन भी फाइंड कर सकता है। और ये कैन मेक path of ionizing particle visible। ठीक है, ये इसके बहुत सारे काम होते हैं, इन सब कामों के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर विल्सन क्लाउड चेंबर जैसे इसके नाम के साथ है, तो इसके अंदर क्लाउड के फॉर्मेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की एप्लीकेशन है इसके अंदर, एडियाबेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे होता है बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से काम करता है बेटा। हम देखते हैं बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है या ये किस तरह से काम करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर ये काम करते हैं, और आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो वेरी क्विक प्रोसेस होता है। चैप्टर 11 के अंदर हमने पढ़ा था बेटा। ये इस तरह से एक सिलेंडर होता है बेटा, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक सिलेंडर होता है बेटा इस तरह से। और इस सिलेंडर के अंदर बेटा एक पिस्टन लगा होता है बेटा इस तरह से। ये सिलेंडर की दीवार है बेटा, और ये इसका लीवर है बेटा, जिससे इस पिस्टन को आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। लीवर है बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा इस तरह से जो है वो ढक्कन दिया जाता है बेटा इस तरह से। और ये जो इसका ढक्कन होता है ये ट्रांसपेरेंट गिलास का होता है बेटा, ठीक है। और ये जो इसके अंदर स्पेस होता है बेटा, इस पिस्टन और इसके दरमियान स्पेस होता है, ये बिल्कुल खाली स्पेस होता है बेटा। यहाँ पे इसके अंदर दो इनलेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर दो इनलेट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे इसके अंदर दो खिड़कियां होती है बेटा। आप कह लें कि इसके अंदर दो खिड़कियां होती है। एक खिड़की जो होती है बेटा, यहाँ पे भी इसके अंदर भी गिलास लगा होता है बेटा, इसको कहा जाता है आई। और इस खिड़की को कहा जाता है एल बेटा, इस तरह से बेटा, इस तरह से आई और एल कहा जाते हैं। हो सकता है कहीं पे कोई और नेम दिए हो तो मसला नहीं है नेम्स का, ठीक है। इस तरह से बेटा एक सिलेंडर लिया जाता है
पिस्टन लिया जाता है और इस तरह से ये जो सिलेंडर का ये हिस्सा होता है इसको बिल्कुल हवा से खाली कर दिया जाता है, एवाक्यूटेड बनाया जाता है। यहाँ पे बेटा एक कैमरा लगाई जाती है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कैमरा है बेटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है बेटा, और ये जो होता है बेटा ये पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर ये पिस्टन है और ये पिस्टन मूवेबल है बेटा, मूवेबल पिस्टन है, और ये इसका लीवर है जिससे आप इसको अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं, इंजेक्शन के अंदर जैसे होता है बेटा। ये बेटा इनलेट है, छोटी सी खिड़की है, इनलेट फॉर एडमिटिंग लाइट बेटा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इनलेट होता है बेटा, इनलेट फॉर रेडिएशन, यहाँ से रेडिएशन इंटर होती है, यहाँ से लाइट इंटर होती है। कैमरा टू टेक पिक्चर, यहाँ पे कैमरा होती है जो पिक्चर को जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे बेटा एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है जिसका नेम मैं भूल गया बेटा, नेम में देख लेता हूँ। बुक के अंदर एयर आर्गन होती है मेरे ख्याल में, एयर भी होती है और आर्गन भी होती है मेरे ख्याल में, ठीक है। इसके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है सच एज वाटर और अल्कोहल बेटा। यहाँ पे इस तरह से हम बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड रखते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं कि बेटा इसके अंदर आप लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड रखते हैं बेटा। लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड आप इसके अंदर रखते हैं जो वेपर कंडीशन में होता है, पूरा वेपर से भरा होता है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, और ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, इसमें ये होता है कि जब आप ये लो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे वाटर होता है या अल्कोहल होता है, इस तरह से वाटर या अल्कोहल ज्यादा जो होता है बेटा ये पिस्टन के ऊपर होता है, कुछ इसके इस तरह से आयन बने होते हैं, ज्यादा पिस्टन के ऊपर होता है इस तरह से, लेकिन इसके कुछ इस तरह से जो है वो वेपर्स बने होते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये होता है, ये इसकी सेटिंग हो गई। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये होता है बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ये जो है वो बेटा वाटर और अल्कोहल, ठीक है। वाटर और अल्कोहल होता है बेटा इसके अंदर, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, वाटर भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है। ये इस तरह बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पे दो टर्म बेटा आप ध्यान में रखें कि बेटा आपको पता है जब किसी वाटर के वेपर बनते हैं तो वेपर जो होते हैं वो वापस लिक्विड में कंडेंस कब होते हैं बेटा। वाटर के आपने वेपर बनाए, अब अगर आप चाहते हैं कि वाटर वेपर से वापस जो है वो लिक्विड में कंडेंस हो तो जाहिर सी बात है उनको ठंडा करना होगा, क्योंकि वेपर गर्म करने से बनते हैं। यहाँ पे ये गर्म करने से के सिवा भी लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, मोस्टली ये जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, वाटर या अल्कोहल आम तरह से आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है तो भी हो जाते हैं वेपर इसके। अगर आपने इसको लिक्विड के अंदर कंडेंस करना है तो आपने इसको ठंडा करना है, लेकिन याद रखिएगा ये ठंडा होने के बाद इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ड्यू पॉइंट का मकसद होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो वाटर के वेपर्स होते हैं
वो वापस लिक्विड में कंडेंस होने के लिए रेडी होते हैं। ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर अगर मूव होगा तो ये वापस लिक्विड में कंडेंस नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ड्यू पॉइंट में वाटर वेपर को लाने के लिए इसका टेम्परेचर कम किया जाना जरूरी है। तो जब ये लिक्विड के वेपर्स ड्यू पॉइंट पे आते हैं तो वापस कंडेंस होते हैं लिक्विड में। लेकिन पता है यहाँ पे भी एक मसला होता है कि वाटर वेपर जब लिक्विड में कंडेंस होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो वेपर्स आपस में मिलकर ड्रॉपलेट बना ले, ऐसा नहीं होता। फिर जब ये ड्रॉप वेपर्स वापस लिक्विड का ड्रॉप बनाएंगे ना, तो जरूरी है कि इनको कोई न्यूक्लियाई मिले, जिस न्यूक्लियाई के बाहर वो वेपर्स कंडेंस हो और वो वापस लिक्विड में वापस आ जाए। जैसे आपने गर्मी के मौसम में बिल्कुल ठंडे पानी का कोई गिलास रखते हैं, स्टील का या गिलास का, जिसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी आप रखते हैं, आप देखोगे उसकी दीवारों के ऊपर पानी के ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी दीवारों से पानी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं, क्योंकि पानी की वजह से गिलास की जो दीवार होती है वो इतनी ठंडी हो चुकी होती है कि उससे जो वाटर वेपर्स स्ट्राइक करते हैं उनका टेम्परेचर, जो गिलास के सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स है उनका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है। ड्यू पॉइंट से कम होने की वजह से वो दीवार के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं, दीवार के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बना कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम में, एक वैक्यूम है, जैसे यहाँ पे मैंने वैक्यूम बनाया, इसके अंदर मैंने वाटर वेपर्स जो है वो बना लिए। अब अगर इन वाटर वेपर्स का मैं टेम्परेचर कम कर दूं, उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से भी कम कर दूं, तो क्या होगा कि अगर ड्यू पॉइंट से भी इसका टेम्परेचर कम कर दूंगा ना बेटा, तो ये वाटर वेपर्स कंडेंस नहीं होंगे लिक्विड में, भले इनका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से बिलो हो जाए। क्योंकि बेटा इसकी दीवारों पे तो होंगे लेकिन बीच में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि बेटा इनको यहाँ पे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके बाहर ये कलेक्ट होकर ड्रॉप्स बनाए। अगर यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल हम डाल दें तो डस्ट पार्टिकल के आने से भी ये डस्ट पार्टिकल के बाहर बना देंगे जो है वो ड्रॉपलेट। या अगर कोई यहाँ से आयोनाइजिंग पार्टिकल आएगा तो आयोनाइजिंग पार्टिकल क्या करेगा? आयन बनाएगा और ये आयन के बाहर भी कलेक्ट हो जाते हैं। तो बेटा अगर कोई स्पेस है, स्पेस के अंदर अगर ये वेपर्स ड्यू पॉइंट से बिलो हो जाते हैं तो भी ये वापस लिक्विड में कंडेंस तब तक नहीं होंगे जब तक इनको कोई वाटर जो है वो कोई न्यूक्लियाई मिलता। और जो पॉसिबल न्यूक्लियाई होते हैं वो या तो डस्ट पार्टिकल हो जिसके बाहर वो ड्रॉप बनाए, या आयन होता है उसके बाद ड्रॉप बनाए। और इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया। इसी तरह से क्लाउड भी बनते हैं। अब क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक नहीं है अभी हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन भी इसी तरह से होती है जिस तरह से इस चेंबर के अंदर होता है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम रखते हैं इस खिड़की के ऊपर, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसी से हमें रेडिएशन देखनी है कि इसमें रेडिएशन है या नहीं है। हमें ये फॉर एग्जांपल हमने यूरेनियम रखा, यहाँ पे यूरेनियम हम रखेंगे इसके अंदर, तो यूरेनियम से निकलेगा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब अल्फा, बीटा या गामा जैसे निकलेगा तो ये इसके अंदर जाएगा। ये रेडिएशन जब इसके अंदर जाएगी तो हम क्या करेंगे? इस लीवर को तेजी से नीचे पुल करेंगे, और लीवर को जब तेजी से नीचे पुल करेंगे तो अंदर बहुत तेजी के साथ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ बढ़ता है तो ये बॉयल्स लॉ नहीं होता, ये बॉयल्स लॉ का प्रोसेस नहीं होता। तेजी के साथ ये जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया, तेजी के साथ वॉल्यूम बढ़ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता। ये वो प्रोसेस होता है कि बहुत तेजी के साथ जब वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा।
अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसके वेपर्स जो होंगे वो इतने ठंडे हो जाएंगे कि वो जो होते हैं वो ड्यू पॉइंट से भी बिलो चला जाएगा उनका टेम्परेचर। अंदर क्विक एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और टेम्परेचर के फॉल करने की वजह से अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे वो ड्यू पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे चले जाएंगे और ये रेडी हो जाएंगे लिक्विड के अंदर कंडेंस होने में। तो हम क्या करते हैं कि पहले सिलेंडर को इस तरह से पुल करते हैं, सॉरी पिस्टन को पुल करते हैं। पिस्टन को पुल करने से वाटर वेपर्स का टेम्परेचर जो होता है वो ड्यू पॉइंट से कम कर देते हैं और ये जो वेपर्स का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है तो ये वेपर्स जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं लिक्विड में कंडेंस होने के लिए। अब क्या किया जाता है, यहाँ से रोशनी दी जाती है, यहाँ से लाइट आती है बेटा, रोशनी दी जाती है जो इस तरह आती है। अब ये आयोनाइजिंग पार्टिकल जब इसके अंदर इंटर होगा ना तो ये जिस रास्ते से गुजरता जाएगा वहां से आयन बनते जाएंगे और आयन बनते जाएंगे तो ये जो वाटर वेपर्स होंगे उस आयन के बाहर कलेक्ट होते जाएंगे और जहां जहां से भी अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, एक्सरेज वगैरह गुजरा होगा तो उन आयन्स जो होंगे उन आयन्स के बाद ये वाटर के वेपर्स कलेक्ट होते जाएंगे और छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बनेंगे और ये जब रोनी उन छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ेगी तो ये ड्रॉपलेट्स चमकना शुरू कर देंगे और इन ड्रॉपलेट्स की चमकने की वजह से ये जहां जहां से रेडिएशन गुजर रही होगी आयन बनाती जाएगी, वाटर वेपर्स उसके बाद कंडेंस होते जाएंगे, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बनते जाएंगे, फॉग की तरह बनते जाएंगे, फॉग बनेगी और उसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी तो फॉग के छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होंगे वो चमकना शुरू हो जाएंगे और कैमरा उसकी पिक्चर निकाल लेगी। तो पिक्चर में जहां जहां से रेडिएशन गुजरी होगी वहां से छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स चमक रहे होंगे उनका रास्ता आपको चमकता हुआ पिक्चर के अंदर नजर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इसमें से अल्फा निकला है, बीटा निकला है या गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा का कैसे पता लगेगा? अल्फा, बीटा या गामा का पता उसके रास्ते की थिकनेस से लगेगा। अगर अल्फा यहाँ पे आता है तो बहुत ज्यादा आयन बनाएगा और इसका रास्ता थिक बनेगा, ज्यादा आयन्स की वजह से ज्यादा ड्रॉपलेट्स बनेंगे और उसका रास्ता थिक होगा और ज्यादा ड्रॉपलेट्स चमकेंगे तो ये थिक रास्ता नजर आएगा। और अगर बीटा है तो उसमें आयन कम बनते हैं तो उसका जो रास्ता होगा उसमें थोड़े आयन बनने की वजह से थोड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो रास्ता इस तरह से डॉट डॉट्स की सूरत में होगा। अल्फा अगर पार्टिकल है तो जो पिक्चर होती है अल्फा की पिक्चर में जो इस अल्फा के रास्ते होंगे वो इस तरह थिक लाइंस होंगी। बीटा के अंदर क्या हो जाएगा? बीटा के अंदर इस तरह से इसके टर्न इस तरह से डॉट्स होंगे और अगर एक्स रेज वगैरह है, गामा रेज है तो इस तरह से इसके टर्न जो है वो इस तरह से डॉट्स बनेंगे, ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो इस तरह से पिक्चर के अंदर जो थिक लाइन बनेगी वो अल्फा की बनती है, बीटा की ब्रोकन लाइन होती है और गामा की स्कैटर्ड, गामा हो, एक्सरेज हो, अदर हो, इस तरह से स्कैटर्ड बनती है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है कि इस तरह से ये जो रेडिएशन होती है ये इस तरह से क्या करती है बेटा, ये जो है वो आयन बनाती है। आयन के बाद ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो होते हैं इस तरह से थिक रास्ते बन जाते हैं और इस तरह से ब्रोकन लाइंस बन जाती है जिसका नतीजा ये होता है कि इसका हमें बात नजर आ जाता है पिक्चर के अंदर, कैमरा पिक्चर लेती है। अब इसके अंदर चार्ज टू मास रेशियो कैसे फाइंड करते हैं बेटा? चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए इस चेंबर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आई जाती है और आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा सर्किल में मूव करेगा तो ये अल्फा, बीटा, गामा सर्किल में मूव करेंगे और वो सर्किल पिक्चर के अंदर आ जाएगा, वहां से रेडियस मेयर हो जाएगा और रेडियस मेयर होने के बाद आप जो जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट का फार्मूला इस्तेमाल करके आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो डिवाइस है जो आपको रेडियस भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, और रेडिएशन जो होती है उसका जो है वो रेडियस भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ये हुआ पहला डिवाइस बेटा। दूसरा होता है हमारे पास बेटा
गाइगर मुलर काउंटर, जिसको आपके पास सिर्फ कहा गया है गाइगर काउंटर बेटा। ठीक है बेटा, ये गाइगर मुलर काउंटर होता है बेटा। अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बेटा? ये जो होता है बेटा, बुनियादी तौर पे एक ट्यूब होता है, ये भी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है, वो थोड़ा बड़ा डिवाइस होता है, छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है, लेकिन ज्यादा पोटेंशियल होने की वजह से डेंजरस डिवाइस होता है। ठीक है, ये आपको पाथ विजिबल नहीं कर सकता, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। ये सिंपली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। डिवाइस used to detect radiation। बेटा ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए या नेचर ऑफ रेडिएशन, डिटेक्ट रेडिएशन या नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन भी आपको बता सकता है बेटा। अब ये किस तरह का होता है बेटा? ये इस तरह का एक ट्यूब होता है बेटा, ये पेन की तरह होता है बेटा। जैसे हमारे पास एक पेन होती है बेटा, ये इस तरह से पेन की तरह सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे हमारे पास मार्कर वगैरह होती है, पेन का ट्यूब होता है, इस तरह सिलेंड्रिकल छोटा सा डिवाइस होता है बेटा। और इसके यहाँ पे केप्स लगाए जाते हैं बेटा। इसके यहाँ पे भी जो होता है बेटा, यहाँ पे भी एक जो है वो केप लगाया जाता है इंसुलेटर का, और ये बेटा इस तरह से भी इंसुलेटर का केप लगाया जाता है। और इसके अंदर बेटा इस तरह से एक वायर लगाई जाती है, और वायर को हम कनेक्ट करते हैं एक हाई रेजिस्टेंस से बेटा, और ये रेजिस्टेंस शायद 10 पावर 9 ओहम है, मैं फिर देख भी लेता हूँ बेटा। और यहाँ पे बेटा एक डिटेक्टर होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल होता है, और हाई पोटेंशियल होता है बेटा। इस तरह से बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है बेटा। मैं इसकी रेजिस्टेंस देख लेता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी इसके अंदर हम लगाते हैं। ये बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस होती है 10 पावर 9, और प्रेशर इसका बहुत ही लो होता है, 50 to 100 मिलीमीटर्स होता है, और इसके अंदर 1000 वोल्ट पोटेंशियल दिया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर इस तरह से पोटेंशियल दिया जाता है बेटा। इस तरह से आप ये कहेंगे मेटल सिलेंडर होता है बेटा। ये हमारे पास मेटल सिलेंडर है, ये मेटल सिलेंडर होता है बेटा, और ये इंसुलेटिंग केप होता है बेटा। इसका ढक्कन होता है, ये भी बेटा इंसुलेटिंग केप होता है। ठीक है, और ये बेटा ये कंडक्टिंग वायर होती है, ये कंडक्टर की वायर होती है, रेजिस्टेंस होती है, ये डिटेक्टर होता है बेटा। इस तरह से इसके अंदर डिटेक्टर होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल देते हैं अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो इसका ऑर्डर 1000 वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किया जाता है बेटा इसके साथ। तो इस तरह से बेटा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से बनता है बेटा। इसको पॉजिटिव चार्ज दी जाती है बेटा। आप कर सकते हैं बेटा कि इसके अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव। तो बेटा ये जो होती है ये वायर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है इस तरह से, और ये इसकी बॉडी जो होती है बेटा ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है बेटा? नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ। अब इसके अंदर भी इस तरह से लो प्रेशर होता है बेटा। इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर होता है, लेकिन इसके अंदर भी आर्गन, अल्कोहल वगैरह इस तरह से जो है वो बेटा गैस डाली जाती है इस तरह से। इसके अंदर भी वेपर्स होते हैं बेटा।
आर्गन अल्कोहल के वेपर्स होते हैं, ये भी वेपर से भरा हुआ होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये भी वेपर से भरा हुआ होता है बेटा। और इसके अंदर है लो प्रेशर होता है बेटा, लो प्रेशर होता है 50 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बेटा। ये बहुत ही लो इसके अंदर प्रेशर होता है। इस तरह से आयन बने होते हैं बेटा इसके अंदर भी। अब क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जब इस तरह से आयोनाइजिंग रेडिएशन आती है, इसके अंदर आयोनाइजेशन रेडिएशन जब आती है तो ये आयन बनाती है बेटा। इसके अंदर जो आयन बनेंगे ना बेटा, आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिटिव न्यूक्लियर बनेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, आयन बनने की वजह से यहाँ पे करंट बन जाएगा, जिसको कहा जाता है सर्जिंग करंट। क्योंकि ये जैसे ही रेडिएशन इसके अंदर आएगी बेटा, तो यहाँ पे रेडिएशन आने की वजह से आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन भी बनेंगे, नेगेटिव आयन भी बनेंगे। पॉजिटिव आयन जो होंगे ये इसके सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरह से सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वायर पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। और नतीजा ये निकलेगा कि ये करंट बनेगा, और ये करंट जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि करंट कितना है। अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो अल्फा पार्टिकल के बहुत ज्यादा आयन बनते हैं, और बहुत ज्यादा आयन बनने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा करंट बनेगा। तो डिटेक्टर के में हमें पता लगेगा ज्यादा करंट बन रहा है। अगर ज्यादा करंट बन रहा है इसका मकसद है अल्फा पार्टिकल। अब अगर बीटा है या गामा है तो उसके आयन कम बनते हैं। अगर आयन कम बनेंगे तो यहाँ पे करंट कम आएगा, और हमें पता लग जाएगा कि ये जो होता है कि ये बीटा है या गामा है, थोड़े रेंज जो है वो आयन बने। तो इस तरह से ये जो होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, जो मैंने अभी बनाई नहीं, मैं बना लेता हूँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह बनती है, जिसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बन जाता है, क्योंकि आयन बनेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयन्स को मूव करवाएगी और करंट बनेगा। इस तरह से ये डिटेक्ट हो जाएगा। इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही लो होता है, रेडिएशन आती है, बहुत तेजी के साथ करंट बनता है और बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाता है। इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है कि करंट बनने और खत्म होने के दरमियान जो वक्फा होता है ये थोड़ा होता है, इसी वजह से हम इसको सर्जिंग करंट कहते हैं। सर्जिंग करंट बहुत तेजी से बनने वाला और बहुत तेजी से खत्म होने वाला करंट होता है। तो ये इस तरह से जो है वो गाइगर मुलर काउंटर जो होता है वो इस तरह से रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। तो मुलर काउंटर के अंदर हम क्या होता है कि इस तरह से इसके अंदर भी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है बेटा, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट बेटा लिक्विड। आर्गन और अल्कोहल होता है मेरे ख्याल में, इसके अंदर होता है बेटा आर्गन होती है बेटा, गैस होती है, और अल्कोहल होता है मेरे ख्याल। फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा बेटा कि इसके अंदर क्या होता है। आर्गन और अल्कोहल होता है, इसके अंदर उसके वेपर्स बने होते हैं। रेडिएशन जैसे ही इंटर होती है इसके अंदर आयन बनते हैं और आयन करंट बनाते हैं। अगर कोई ऐसी रेडिएशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आयन बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा करंट बनेगा। ऐसी रेडिएशन है जिसके अंदर कम आयन बन रहे हैं तो कम जो है वो करंट बनेगा, और डिटेक्टर से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी रेडिएशन है। आखिरी डिवाइस है हमारे पास बेटा, ये होता है बेटा हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेटा। बेटा ये आपके बुक के हिसाब से तो मॉडर्न डिवाइस है, लेकिन आपका बुक जो है वो बहुत लंबा अर्सा पहले लिखा हुआ है, तो ये अब मॉडर्न डिवाइस नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि इसके अंदर जो पोटेंशियल इस्तेमाल होता है ये 1000 वोल्ट पोटेंशियल होता है। ये खतरनाक होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान का इसको हाथ टच करेगा तो ये इसको नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको अर्थिंग भी की जाती है। लेकिन मेरा इसके अंदर प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर हाई डेंजरस पोटेंशियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ह्यूमन कहीं पे टच करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। अब ये जो सॉलिड डिटेक्टर होता है बेटा ये आपके बुक के हिसाब से बहुत ही जो है वो मॉडर्न डिवाइस है, लेकिन मॉडर्न नहीं है, तो अब तो बहुत सारे और डिवाइसेस भी आ गए होंगे। तो ये आपका बुक क्योंकि पुराना है, उस वक्त ये मॉडर्न था,
इस हवाले से ये डिवाइस है बेटा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था डायोड। इसके अंदर डायोड को इस्तेमाल करते हैं। डायोड को इस्तेमाल करने से इसका वोल्टेज कम होता है, क्योंकि वर्किंग वोल्टेज डायोड का बहुत ही कम होता है, सिर्फ 2-3 वोल्ट इसको काम करने के लिए चाहिए। और डायोड खुद सस्ता भी होता है, सबसे चीप डिवाइसेस होता है ये। सस्ता डिवाइस है, लो कास्ट डिवाइस है। और ये डिवाइस जो होता है ये बहुत ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी वाला भी डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए भी एक छोटे सेल से, ये जो वॉल क्लॉक वाला सेल है उससे भी आप काम चला सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है बेटा, ये भी किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है बेटा, डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट नेचर ऑफ रेडिएशन। बेटा ये नेचर ऑफ रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर रिवर्स बायसिंग होती है बेटा। इसके अंदर जो ये होता है रिवर्स बायस्ड होता है बेटा। अब ये काम कैसे करता है बेटा, ये डायोड होता है। डायोड के दो हिस्से होते हैं बेटा, इस तरह से। ये एक पी साइड होती है, एक एन साइड होती है। इसको रिवर्स बायस्ड करते हैं बेटा। इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायसिंग हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि जब रिवर्स बायसिंग होती है तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क करंट यहाँ से गुजरता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स को पोजीशन आती है, माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट आती है। और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे गुजरती है, जिसको कहा जाता है डार्क करंट। और डार्क करंट बहुत ही थोड़ा होता है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मसला होता है। अब क्या होता है, जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करती है बेटा, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, जब जंक्शन के ऊपर फॉल करेगी, इसको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन के ऊपर फॉल करेगी तो रेडिएशन तो आयन पैदा करेगी, अंदर तोड़ फोड़ करेगी। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो एक मेजॉरिटी कैरियर बनता है, एक माइनॉरिटी कैरियर बनता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल करती है तो माइनॉरिटी कैरियर्स की तादाद बढ़ जाती है। और माइनॉरिटी कैरियर्स की जब तादाद बढ़ जाएगी ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कैसे होता है मैकेनिज्म 16 के अंदर हमने पढ़ा है। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है, इसकी वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स होती है उनकी तादाद बढ़ती है। और अगर अल्फा है तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर बॉन्ड तोड़ेगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड तोड़ेगा तो ज्यादा करंट बनेगा। और अगर बीटा गामा है तो वो कम बॉन्ड तोड़ेगा, कम बॉन्ड टूटने की वजह से इसके अंदर जो करंट बनता है वो कम बनता है। इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल करंट के बनने का होता है। फर्क ये कि इसका वर्किंग वोल्टेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इसका वर्किंग वोल्टेज सिर्फ 2 से 3 जो है वो वोल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि डायोड का जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो 0.3 टू 0.7 वोल्टेज होता है। इसलिए इसकी कास्ट भी सस्ती है, सस्ता मिलता है, और ये रेडिएशन को भी अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेता है, और इसके अंदर वर्किंग वोल्टेज भी कम होता है। डिवाइसेस आपके खत्म है बेटा, कल इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करेंगे रेडिएशन के यूजेस को। बेटा रेडिएशन के यूजेस को तो वैसे भी आपने रट्टा लगाना है, लेकिन उसके कुछ यूनिट्स वगैरह है, उन यूनिट्स वगैरह को इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका इंटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा सिर्फ फर्स्ट ईयर होगा जो हम फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू करेंगे। और चल रहा है हमारा वैसे भी, तो फर्स्ट ईयर फिर रहेगा, ये इंटर होगा इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात बेटा, ये जो आपका पीएमसी का शायद बिल था उसके बारे में कल से आ रही थी कि वो शायद बिल बन गया है, लेकिन वो शायद अब 14 जून को पेश होगा, आज नहीं होगा। क्योंकि आज शायद था कि आज पेश हो, लेकिन शायद आज नहीं हो रहा, 14 को फिर सुन रहे हैं जून को। और उसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा था कि ज्यादा मॉडिफिकेशन बेहतर रहेगी, तो शायद मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, रिस्टोरेशन का बिल नहीं है, मॉडिफिकेशन का बिल है, जिसके अंदर लॉज में तब्दीली की जा रही है, शायद कि प्रोविंशियल टेस्ट होगी। अब देखते हैं कि 14 तक ये असेंबली में आता है या नहीं आता, तो इसके लिए इंतजार करें। जब तक ये असेंबली में नहीं आता
जब तक ये असेंबली से पास नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, तब तक इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। कोई मिनिस्टर हो, कोई अथॉरिटी हो, अगर वो बिल बना के आपको दिखा भी देना तो उसकी कोई अहमियत हैसियत नहीं होती जब तक वो असेंबली से पास होके कानून नहीं बनता। क्योंकि पहले वाला जो असेंबली से पास है पीएमसी का कानून है, और वो हमारे मुल्क के आइन का कानून ऐसा है, इसलिए उसके अंदर तब्दीली कोई एक बंदा कर सकता है, वो कर सकता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इस सिचुएशन में करेगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही ये बनवाई है, वही सेम प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट एक पार्टी का है, गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है, तो इसलिए इसमें अब पर्सनल कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसके अंदर असेंबली अमेंडमेंट कर सकती है, और असेंबली के अंदर बहुत सारे बिल पास हो गए हैं। असेंबली के अंदर बिल पास होने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर आता है असेंबली के अंदर। असेंबली में पास होने के बाद भी ये कानून नहीं बनेगा। असेंबली में पास होने के बाद भी जब तक प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, तब तक ये कानून नहीं बनेगा। इसलिए असेंबली में पास होने के बाद भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये कानून कब बनता है, क्योंकि असेंबली से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से इनकार कर सकता है, इनकार करने के बाद वापस असेंबली में भेजेगा, फिर दोबारा असेंबली से पास होने के बाद आप बेफिक्र हो जाना, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करे न करे वो कानून बन गया। तो वो 2 बार अगर ये असेंबली से पास हो गया तो प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस है, इंतजार करना होगा। बार बार वही कोई फेसबुक पे बात देखते हो और भेज देते हो कि इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। बेटा जो बात होगी वो ऐसे फेसबुक पे नहीं आती, मुल्क है, उसका सिस्टम है। मैंने आपको कहा है कि भाई जब ऐसी कोई कंफर्म चीज होगी हम लोग आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे, तो फिर इसमें जो है वो फिर आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। पेजेस के ऊपर चीजें चलती रहती, जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको हम लोग बता देंगे जो कंफर्म चीज होगी। बाकी ऐसी खाली फजूल बातें हम नहीं करते कि आपको कोई ये कर रहा है, फिला मिनिस्टर ने ये कहा, फिला ने ये कहा, फिला उससे मिला, फिला उससे मिला, तो ये बातें नहीं होती कि आपको बार बार यही चीजें हम भेजते रहे, बताते रहे। जब तक होगा तो कानून होगा, सबको पता लग जाएगा।